मित्रों, हमारे चैनल लेट्स लर्न पे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2022 के तहत हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज आगे बढ़ते हम लोग सल्तनत काल के महान विद्वान अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। इनकी कई रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है जो उनको हम देख लेते हैं। आसिका, नूह सिपिहर, खजाइन उल फतूह, तुगलकनामा, किरान उस सादेन। इन्होंने कई शासकों का शासनकाल देखा था और ये महत्वपूर्ण रचनाएं परीक्षाओं में पूछी गई हैं अक्सर। आसिका, नूह सिपिहर, खजाइन उल फतूह, तीनों ऊपर के महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं, ये इतिहासकार तैमूर आक्रमण के समय था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था। मोहम्मद शाह उसमें शासक था सल्तनत काल का, और शम्स सिराज अफीफ ये उस समय थे। इनकी रचना है तबकात नासिरी। खिलाफत का विरोध कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने। सल्तनत काल का एकमात्र शासक था ये जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। ये चंगेज खान का खानदान था, मंगोल था हलाकू, जिसने अंतिम अब्बासी खलीफा का वध किया था। सर्वप्रथम सुल्तान से विभूषित होने वाला शासक था महमूद गजनबी, यानी सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनबी। सुल्तान ने नासिर ए अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक घोषित किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने और गयासुद्दीन तुगलक दोनों ने अपने आप को खलीफा का सहायक घोषित किया था। नासिर ए अमीर उल मोमिनीन ये पदवी थी, यानी खलीफा का सहायक। तो दो थे महत्वपूर्ण, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के पर अंकित खलीफा है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किस खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर अंकित कराया था? अल मुस्तफीफी। तुगलक शासक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से मान्यपत्र तथा मानक सूचक वस्त्र प्राप्त किए थे। वो था फिरोज तुगलक, जो अब्बासी खलीफा थे मिस्र में उस समय, उनसे सर्टिफिकेट प्राप्त किया था इसने, और जो वस्त्र धारण किया जाता है उसको प्राप्त किया था। जैसे ला की डिग्री पर एक पोशाक मिलता है और डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, उस तरह से अब्बासी खलीफा ने मोहम्मद फिरोज तुगलक को प्रदान किया था। फिरोज तुगलक के सिक्कों पर जो उत्कीर्ण खलीफा है, तीन महत्वपूर्ण खलीफाओं का नाम उत्कीर्ण मिलता है। वो अल हाकिम, अल मुताजिद और अल मुताबक्किल। गैर इस्लामी प्रथाओं को स्वीकृत किए बिना सार्वभौम सत्ता संभव नहीं हो पाती। जियाउद्दीन बर्नी, जो उसमें का महान विद्वान था, उसने लिखा था चूंकि भारत में गैर इस्लामी प्रथाओं को मानने वाले लोग अधिक थे, इसलिए उसने कहा कि जो विभिन्न धर्मों की सार्वभौम सत्ता, अगर सभी लोगों पर सत्ता कायम करनी है तो गैर इस्लामी प्रथाओं को भी मान्यता प्रदान करनी होगी। ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। अमीरों का प्रभुत्व चरम पर था। लोधी काल में अमीरों का ज़्यादा महत्व था। सुल्तान केवल सम्मानों में प्रधान रह गया और अमीरों का प्रभुत्व चरम है लोधी काल में। विजारत की अवधारणा अब्बासी खलीफाओं ने ग्रहण की थी। कहाँ? फारस में। विजारत यानी वजीर का काल, और सबसे चरमोत्कर्ष पर था, यानी अधिकतम महत्व किस समय था? तुगलक काल में था, और सबसे कम बलबन काल में था। यानी तुगलक काल में वजीरों का ज़्यादा महत्व था, जबकि बलबन काल में वजीरों का महत्व घट गया था। बलबन ने स्वयं को राजत्व का सिद्धांत लागू किया था और ईश्वर का प्रतिबिंब घोषित किया स्वयं को। यानी पृथ्वी पर उसने कहा था बलबन ने कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में शासक होता है। वजीर की सहायतार्थ वकील ए सुल्तान की स्थापना की गई थी। यानी वजीर की सहायता के लिए फायली नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में जो वकील सुल्तान की स्थापना की गई थी, कार्यालय था उसका वकील सुल्तान वजीर का, उसकी स्थापना नसीर मोहम्मद तुगलक ने किया था, नसीरुद्दीन। देखते हैं कुछ सुल्तान और उसके समय के वजीर। तो हमने यहाँ पे देखा है कि तुगलक काल में वजीर चरमोत्कर्ष पर था और बलबन काल में सबसे निम्न। तो इल्तुतमिश के समय में जो वजीर था निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी। ये देखिए, जुनैदी बहुत ही बड़ा विरोधी था रजिया सुल्तान का, और रजिया सुल्तान के पतन में इसका महत्वपूर्ण हाथ भी माना जाता है जुनैदी का। बलबन के समय वजीर था ख्वाजा हसन बसरी,
लेकिन उसमें बलबन के समय महत्व घट गया था वजीरों का। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ख्वाजा खातिर था। अलाउद्दीन खिलजी के समय ताजुल मुल्क काफरी था। सिकंदर लोदी के समय मियाँ भुआ था। तुगलक काल में वजीर के पद का न केवल महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज के समय चरम शिखर पर पहुंच गया। तो वजीरों का महत्व तुगलक काल में देखा गया हमने कि सबसे महत्वपूर्ण था, यानी अधिक प्रभावशाली थे। तो शम्स सिराज अफीफ ने लिखा भी है कि फिरोज के समय चरम शिखर पर था शम्स सिराज अफीफ। दीवान विजारत के अंग, देखिए जो वजीर से संबंधित था दीवान विजारत, उसके प्रमुख अंग कौन कौन से थे। दीवान वकूफ़, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान वकूफ़। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये बाजार का देख रेख करता था। और दीवान अमीर कोही, इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, ये कृषि विभाग से संबंधित था, ये पूछा गया कई बार प्रश्न है, तीनों पूछे गए हैं। दीवान वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अमीर कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कृषि विभाग से संबंधित था। वित्त विभाग के दो अंग थे, महत्वपूर्ण थे, मुशरिफ मुमलिक और मुस्तफ़ी मुमलिक, दो थे, लेखाकार और लेखा अधीक्षक। सल्तनत युगीन वित्त नीति सुन्नी विधिवेत्ताओं के हनीफी शाखा के सिद्धांत पर आधारित थी। जो विद्वान थे वो सुन्नी थे। सल्तनत काल की बात करें तो सुन्नियों का प्रभुत्व था उस समय। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज का क्या महत्व था, ये सैन्य विभाग था। दीवान इंसाफ पत्राचार विभाग था। दीवान बंदागान दास विभाग था। और दीवान खैरात दान विभाग था। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग था। देखिए तीन महत्वपूर्ण जो नीचे वाले हैं, दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान खैरात दान विभाग और दीवान इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग, इन तीनों की स्थापना किया था फिरोज तुगलक ने। सैन्य विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान अर्ज की स्थापना की थी, पेंशन वेतन देना शुरू किया था, सैन्य विभाग को वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अस्थायी रूप से सेना भी रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना करवाई थी जिसमें 400 जुलाहे काम करते थे, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। एक तरह से वस्त्र उद्योग को विस्तृत रूप से रूप प्रदान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सभी सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो सल्तनत काल की बात है उसमें सबसे विद्वान व्यक्ति जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कई योजनाएं लागू की थी, 5 योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी योजनाएं असफल हुई और इसकी बहुत ही आलोचना हुई, जबकि सभी विद्वानों में सबसे विद्वान था। बस समय की बात थी, इसकी योजनाएं जो लागू किया इन्होंने उस गलत समय पर लागू हुई। तो इनसे संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। फिरोज शाह के राजस्व पदाधिकारी ख्वाजा हिशामुद्दीन ने खालसा भूमि का राजस्व निश्चित किया था। कितना था, 685 लाख, यानी 6 करोड़ 85 लाख टका। यानी जो सरकारी भूमि, खालसा भूमि कौन थी, जो सरकारी भूमि तो खाली थी, वहाँ से जो राजस्व मिलता था वो 6,85,000 टका मिलता था। किस शासक ने सिंचाई कर को लागू किया था सबसे पहले, वो थे फिरोज शाह तुगलक। और सिंचाई कर का नाम था उसमें हर्ब ए शर्म, सिंचाई कर। और तुगलक काल का कौन सा शासक था जिसके समय में मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, तो वो थे फिरोज तुगलक। इनके समय में मंगोल आक्रमण नहीं हुए। देखिए मुस्लिम से संबंधित जो हदीस है, इज्मा है या क्यास है, ये क्या चीज़ें थी ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हदीस यानी पैगंबर की कथनों एवं कार्यों का विवेचन, यानी जो मुस्लिम पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनके कथनों एवं कार्यों का विवेचना किया गया है हदीस में। उसके बारे में बताया गया कि उन्होंने जो कहा था और उन्होंने जो कार्य किए थे उनका विवरण है। इज्मा क्या है, मुज्तहिदों द्वारा व्याख्या किया गया कानून है। मुज्तहिद जो थे इस्लामी विद्वान, उन्होंने व्याख्या किया कानून बताए हैं जो, वो है इज्मा। और क्यास क्या है,
तर्क या विश्लेषण के आधार पर की गई कानून की व्याख्या, उसी कानून की जो व्याख्या की गई, क्यास लगाया गया, वो है क्यास। बागवानी में सबसे अधिक रुचि लेने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। बागवानी में विशेष रुचि लिया इसने, कई बागानों की स्थापना भी की थी। किका क्या है? इस्लामी धर्मशास्त्रों को किका कहा जाता है। इस्लामी धर्मशास्त्र कौन कौन से हैं? तौरेत, इंजील, जबूर और कुरान। जो कुरान आखिरी पुस्तक मानी जाती है और सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है तौरेत, दूसरी इंजील जो ईसा मसीह थे, बाइबिल, इंजील उसे कहा जाता है, जबूर, और आखिरी चौथा कुरान। सल्तनत काल में प्रांतपति की संज्ञा थी। देखिए प्रांतपति, प्रांतों के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? प्रांतपति की संज्ञा थी, वली ने कहा जाता था। जिले के जो मुखिया होते थे, यानी जिले के मुखिया जो होते थे उन्हें सिकदार, जिले को सिक कहा जाता था और उनके मुखिया को सिकदार कहा जाता था। परगना के मुखिया को फौजदार कहा जाता था और गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। तो ये थी, गांव में मुकद्दम, परगने में फौजदार, फिर जिले में सिकदार और प्रांत में वली। शुरू में इनको मुक्ता भी कहा जाता था, मुक्ता। इल्तुतमिश के समय की बात अगर करें तो उसे मुक्ता कहा जाता था, या इक्ता भी कहा गया है। दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आते हैं। इक्ता और मुक्ता कहा गया था, ठीक है। ये देखते हैं सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के तरीके कौन कौन से थे। भू राजस्व निर्धारण का मतलब है कि जो लगान होता था, भू से भू राजस्व कहा जाता था, वो कितने प्रकार के थे? तो 3 प्रकार के थे मुख्य रूप से, बटाई, मशाहत और मुक्ताई। मुख्य परीक्षा में लोग इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। विदेशी यात्री, सल्तनत काल में जो विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे? देखिए सबसे महत्वपूर्ण पर 1333 में जो इब्न बतूता आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, मार्को पोलो आया था और निकितन आया था, रूसी थे। तो 3 महत्वपूर्ण थे, इब्न बतूता, मार्को पोलो और निकितन। अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान पर कौन गया था? वो अमीर खुसरो गया था चित्तौड़ अभियान पे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था। मंगोल आक्रमण सबसे अधिक है, इस बात को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे भयंकर मंगोल आक्रमण कब हुआ था? 1328-29 में मोहम्मद तुगलक के काल में सर्वाधिक भयंकर मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल क्या थे? शुरू में मंगोल बौद्ध थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। पहले कौन थे? बौद्ध थे, बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। तरगासिरी बदायूं तक आया था, मोहम्मद तुगलक ने उसे हरा दिया था। ये सबसे ज़्यादा भयंकर आक्रमण था इसका, तरमासीरी का। ये पूछा जाता है कि सबसे भयंकर मंगोल आक्रमण किसने किया था? तो तरमासीरी था, यानी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले तक वो आ गया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने हरा दिया और उसे वापस जाना पड़ा। अब हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण मंगोल थे वो किसके समय में आए थे। तो चंगेज खान सबसे खतरनाक जो माना जाता है विश्व का आज तक का सबसे खतरनाक शासक था, वो चंगेज खान था। इल्तुतमिश के समय वो आया था, लेकिन भारत में नहीं प्रवेश किया। दूसरा हलाकू नासुद्दीन महमूद के समय में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण किया था लोगों ने। तैमूर खां बलबन के समय में आया था और कुतुबुद्दीन ख्वाजा ने अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण किया था 1299 में। और अलाउद्दीन खिलजी का शासन क्या था? 1290 से 1306 1316 तक। अक्ता प्राप्त अधिकारी क्या कहलाते थे? देखिए यहाँ पे वो हमने जो बताया था वो देखिए ध्यान से आ रहा है कि जो अक्ता जो प्राप्त कर लेते थे, यानी जो भूमि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र राजा द्वारा सल्तनत के सुल्तान द्वारा प्रदान किया जाता था, वो प्राप्त करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें मुक्ता कहा जाता था। यानी अक्ता प्राप्त करने वाले मुक्ता या मलिक या अमीर कहलाते थे। ये तीनों पदवियाँ थी, अलग अलग राजाओं के समय में अलग अलग पदवियाँ थी, लेकिन महत्वपूर्ण मुक्ता, मलिक, अमीर ये पूछा जाता है। अक्ता पर जो केंद्रीय नियंत्रण छोड़ दिया था किसने? अक्ता पर केंद्रीय नियंत्रण फिरोज शाह तुगलक ने छोड़ दिया था। पहले केंद्रीय नेतृत्व था, तो कौन
फिरोज तुगलक ने विवाह विभाग खोला, खैराती विभाग या निदान विभाग खोला, रोजगार विभाग खोला। ये सभी विभाग किसने खोला था? पेंशन विभाग भी खोला था फिरोज शाह तुगलक ने। खालसा क्षेत्र के राजस्व की वसूली कौन करते थे? अर्थ विभाग के कर्मचारी जो थे वो वसूली करते थे। देखिए, मध्यकाल में कई प्रकार के कर लिए जाते थे, जैसे खम्स, खुराज, उस्र और जजिया। इसमें से उस्र कर जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। 10 से 20% गैर सिंचित भूमि पर जो था 10 से 20% लिया जाता था। इसमें जो है गैर सिंचित भूमि थी उस पर 1/10 और पैदावार का 1/5 ये लिया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मुकाता प्रथा, जब ठेके पर कोई जमीन दी जाती थी उस प्रथा को मुकाता प्रथा कहा जाता था। दौलताबाद का क्षेत्र साहूकार को, यहाँ देखते हैं, दौलताबाद का क्षेत्र साहूकार को 13 करोड़ में ठेके पर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाया था, 13 करोड़ रुपए में ठेके पर दे दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिशेष राशि सरकारी कोष में ही जमा करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे। और कौन कौन से थे? नौसिंद और सरहंग, दो कर्मचारी थे, अधिकारी, जो अधिशेष राशि को, जो शेष राशियां बचती थी उसको कोष में जमा कराते थे, सरकारी कोष में। रिश्वत व बेईमानी को रोकने के लिए लगान अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी कि ये रिश्वत ना लें और बेईमानी ना करें। राजस्व कर्मचारी जो थे कौन कौन से थे? वो वजीर थे, नायब थे, वजीर, नायब वजीर यानी मेन, और उसका सहायक वजीर होता है नायब वजीर, वकूफ, नवीसन और पटवारी, ये सब राजस्व के कर्मचारी थे। पटवारी ग्राम स्तर पे होता था। केंद्रीय सेना को कहा जाता था हस्म एक कल्ब। फिरोज तुगलक के समय में विद्रोह करने वाला अमीर जो था वो था मलिक शमसुद्दीन दमधनी, इसने विरोध किया था, दमधनी का विरोध था। दीवान रियासत की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। खजाइनुल फुतूह में किसकी रचना? अमीर खुसरो के ऊपर हमने देख लिया। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो पदवियां दी थी, कौन कौन सी पदवी दिया था? विश्व का सुल्तान उसे कहा है अलाउद्दीन खिलजी को, जनता का चरवाहा कहा है, युग का विजेता कहा है और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है अलाउद्दीन खिलजी को। वाकई अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी योजनाएं लागू की और महत्वपूर्ण शासक था सल्तनत काल का एक। दबीर यानी सचिव को दबीर कहा जाता था। सहनाए मंडी जो बाजार का निरीक्षण करता था उसे सहनाए मंडी कहा जाता था। बाजार का निरीक्षण करने वाले अधिकारी को सहनाए मंडी कहा जाता था और परमिट देने वाले अधिकारी को परवाना नवीस कहा जाता था, यानी परवाना देना ही परमिट। गुप्तचर जो पुलिस होते थे उन्हें मुनहनियान कहा जाता था। सरकारी बाजार जो होते थे उन्हें सराय आदिल कहा जाता था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के अधिकारी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन से थे? सहनाए मंडी, बरीद मंडी, मुनहनियान, दीवान रियासत, ये सभी बाजार नियंत्रण के प्रमुख अधिकारी थे। और अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था और इसके मुख्य परीक्षा में इसके संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में देख लेते हैं। वह इल्तुतमिश का पुत्र था। उसने 20 वर्ष तक नाम मात्र का शासन किया। वह सादा जीवन पसंद करता था। उसके नाम इसका शासन बहुत छोटा था, मतलब इसका अधिकार नहीं, क्षेत्र कम था। उलमा वर्ग या अमीर वर्ग जो थे स्वयं को स्वतंत्र मानते थे। प्रभावशाली व्यक्तित्व का नहीं था, सादा जीवन व्यतीत करता था नासिरुद्दीन महमूद। फिरोज तुगलक की तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की जाती है। किस संबंध में? जो रोमन सम्राट था रोम का अगस्टस, सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई का प्रबंध दोनों के मामले में फिरोज तुगलक अगस्टस के समान था। अब सैन्य इकाइयों का आरोही क्रम देख लेते हैं। आरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा। सर एक खेल जो होता था, 10 घुड़सवारों की जो एक टुकड़ी होती थी
उस पे होता था, इसे सरवेल भी कहा जाता था, सर एक खेल या सरवेल। उसके ऊपर एक सिपा सालार होता था जो 10 सरवेल पर, यानी 10 सरवेल पर एक सिपा सालार, और 10 सिपा सालार पर एक अमीर होता था, 10 अमीर पर एक मलिक, और 10 मलिक पर एक खान होता था। यानी सबसे ऊपर खान, उसके नीचे मलिक, फिर उसके नीचे अमीर, और फिर नीचे सिपा सालार, और उसके नीचे घुड़सवारों की टुकड़ी। इस तरह से 1 2 3 4 5 5 चरण थे, 5 क्रम थे। भारत में चरखे का प्रचलन शुरू हुआ था सल्तनत काल में, और जो इसका लिखित साक्ष्य पहला मिलता है वो फुतूह सलातीन में मिलता है। इसामी के फुतूह सलातीन किसने लिखा है? इसामी ने लिखा है। दिल्ली में नक्षत्र घड़ी, जल घड़ी और धूप घड़ी ये किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। कुतुबनुमा का प्रयोग शुरू हुआ था 13वीं शताब्दी इसमें। कुतुबनुमा। दलाल बाजार रहा, क्या था ये? क्रय विक्रय कर था, यानी खरीद बिक्री कर। दलाल बाजार, आजकल जीएसटी समझ सकते हैं। दलाल बाजार। सल्तनत कालीन पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, वो था सतगांव, बंगाल में जो था। माहुआ नामक चीनी यात्री आया था 1406 ईस्वी में। माहुआ 1406 में आया था चीनी यात्री। इतना आप लोग कमेंट करिएगा 1406 में कौन सा शासक राज करता था, उस शासक का नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। अनारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर अनार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता ने सूखे मेवे व बादाम भेंट दिया था, किसको? मुल्तान के गवर्नर को भेंट दिया था। इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था वो, और उसने मुल्तान के गवर्नर को सूखा मेवा दिया था और बादाम दिया था। सल्तनत काल में तरबूज मंगाया जाता था ख्वारिज्म से और बुखारा से। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासकों राय रायन, ये है राम रायन नहीं, राय रायन की उपाधि दी थी, वो थे रामचंद्र देव। राय रायन की उपाधि। खिदमती क्या था? पराजित हिंदू शासकों से जो लिया जाने वाला कर होता था उनसे खिदमती कहा जाता था। नहीं, खिदमत करने के लिए, सेवा के लिए, सेवा कर एक तरह से इसको कह सकते हैं, सेवा कर। उनकी सुरक्षा करते थे मुस्लिम शासक। इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने माना? आरपी त्रिपाठी ने वास्तविक संस्थापक जो माना है उसे इल्तुतमिश को माना। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला पहला तुर्की शासक था याकूब इब्न लायम, यानी इसने तुर्की शासक जो था, प्रथम तुर्की शासक, अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और वहाँ पे जो हिंदू शासक था उसको समाप्त कर दिया, याकूब इब्न लायम ने। भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गल्ला बटाई यानी जो अनाज पैदा होता था उसका बंटवारा। पहले ये होता था कि भूमि की नाप कर ली जाती थी, नाप जोग के आधार पे भू राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता था 1/6 से 1/10 तक। कुछ लोगों ने, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक लिया है, 1/2, यानी 50% तक का भू राजस्व लिया था, और ज़्यादातर 1/6 से 1/10 तक। अमीर हाजिब क्या था? दरबारी शिष्टाचार जो होता था कि शासक के सामने झुकना, उससे सलाम करना, ये सब क्या था? दरबारी शिष्टाचार था, और इसे कहा जाता था अमीर हाजिब। आप वाप क्या था? उपकर जो लिया जाता था उसे आप काप कहा जाता था। आजकल जैसे कर के ऊपर भी अगर कोई कर लिया जाता था तो उसे उपकर कहा जाता है। जैसे शिक्षा उपकर लिया जाता है, इसमें 4% है, और उसमें स्वास्थ्य कर ले लिया जाता है तो उसे कहेंगे हम उपकर। महमूद गवाह ने सेवा की थी बहमनियों की। महमूद गवाह किसके शासनकाल में था? बहमनियों का किस समय में था? अलाउद्दीन ने दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी, किस लिए? दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी बकाया लगान की वसूली के लिए। खाद्यान्न पर से जकात हटाने वाला सुल्तान था सिकंदर लोदी।
खुम्स का 4/5 भाग राज्य कर के रूप में लेता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खुम्स क्या था? लूट का जो कर भाग होता था, यानी लूटने पे जो प्राप्त होता था, उसका 80% अलाउद्दीन खिलजी राजकोष में जमा करवाता था और 20% उन लोगों में बांट देता था, कर्मचारियों में। कौन सा ऐसा विद्वान था जो बिना भारत आए यहाँ का विवरण उसने अपनी पुस्तक में प्रदान किया है, यानी अंकित किया है? वो थे शिहाबुद्दीन अल उमरी। पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान बिना भारत में आए ही भारत के बारे में लिखा है? वो थे शिहाबुद्दीन अल उमरी। रतन नामक हिंदू राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन को राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। सल्तनत कालीन बंगाल का लोकप्रिय शासक था हुसैन शाह। सल्तनत कालीन बंगाल का लोकप्रिय शासक था। दिल्ली सुल्तान ने बंगाल के 3 टुकड़े करे थे, कौन थे? लखनऊती, सतगांव और सोनारगांव। ये थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के 3 टुकड़े करे थे, लखनऊती, सतगांव और सोनारगांव। बंगाली शासक के समय चीनी दूत भारत आया और अपना दूत चीन भेजा था, कौन थे? गयासुद्दीन आजम। जब बंगाल के शासक थे गयासुद्दीन आजम, तो चीन से दूत यहाँ आया था और गयासुद्दीन आजम ने अपने दूत को चीन भेजा था। कश्मीर में मार्तंड मंदिर, देखिए मार्तंड मंदिर कहाँ है? कश्मीर में है। उसको नष्ट किसने किया था? सिकंदर ने नष्ट किया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर को सिकंदर ने नष्ट करवा दिया था। मेवाड़ के राणा कुंभा के बारे में देख लेते हैं, इस महत्वपूर्ण तथ्य है। इसने राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला बनवाया था। कुंभा नाम ही देख लीजिए, कुंभा से नाम, कुंभलगढ़ का किला। कीर्ति स्तंभ का निर्माण इसने कराया था। वह महान कवि भी था और संगीतकार भी था राणा कुंभा। 1469 में उसके पुत्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। महान शासक था, लेकिन उसकी हत्या उसके पुत्र ने ही कर दी थी। विदेश यात्री ने महमूद बेगड़ा का यशोगान यूरोप तक किया था, वो कौन सा था? महमूद बेगड़ा जो था, इसका वर्णन यूरोप तक किया था एलवार थेमा ने। जवाबित क्या थे? जो राज्य के कानून होते थे उन्हें जवाबित कहा जाता था। महदवियों का विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में। महदवियों का विद्रोह पूछा गया क्वेश्चन है। आधा और विश्व नामक, देखिए 2 तरह के सिक्के जारी किए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक था आधा सिक्का और एक था विश्व सिक्का। कृषकों को तकाबी या सुंदर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अनाज खराब हो जाने पर एक तरह से ऋण प्रदान किया जाता था, उसे तकाबी या सुंदर ऋण कहा जाता था। गाजी किसे कहा जाता था? काफिरों का वध करने वाले को गाजी कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। फिरोज शाह द्वारा बनाए गए नहरों का निर्माण किया गया है। सीरत फिरोज शाही में फिरोज शाह द्वारा बनवाए गए नहरों का वर्णन है। भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह द्वारा बनाई नहरों का वर्णन मिलता है सीरत फिरोज शाही में। भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। नहीं, पहले भारत से दासों का निर्यात किया जाता था। ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक ने उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर किसने स्थानांतरित किया था? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था कि प्रथा चलाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी प्रथा? इतलाक प्रथा। एक प्रकार की हुंडी होती थी, यानी प्रमाण पत्र, जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करते थे। वही हुंडी लेके जाते थे, उनसे अपना वेतन प्राप्त कर लेते थे। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। अमीर खुसरो ने कहा था कि जो राजा का मुकुट होता है, राजकीय मुकुट, उसकी प्रत्येक मोती, मुकुट में जो लगा हुआ मोती होता है, वो गरीब किसानों की आंसू से भरी हुई आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। ये किसने? अमीर खुसरो ने टिप्पणी किया था, सल्तनत कालीन गरीब किसानों पर टिप्पणी किया था। खजाइन उल फतूह में सैनिक अभियानों का विवरण मिलता है किसके? मालिक कफूर के, जो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दक्षिण भारत अभियान का वर्णन मिलता है खजाइन उल फतूह में। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आया। गुलाम वंश को शमसी वंश, इलवरी वंश और मामलुक वंश भी कहा जाता है। हरीशचंद्र वर्मा ने लिखा है, मामलुक यानी गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न वंशज को मामलुक वंश कहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को
औपचारिक मान्यता व नियुक्ति पत्र मिला था 1209 में मुइजुद्दीन के वैध उत्तराधिकारी महमूद से। 1206 से 1209 तक मलिक व सिपह सालार था। कुतुबुद्दीन ने भी उसके बाद सुल्तान बना। अमीर दाद बड़े नगरों का जो मजिस्ट्रेट होते थे, जैसे वर्तमान में लखनऊ, कानपुर, तो उन्हें कहा था अमीर दाद। दास विभाग का जो प्रमुख होता था उसे दीवान बंदगान कहा जाता था। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम लोग विजयनगर के बारे में अध्ययन करेंगे।